संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय के अंतर्गत अभी तक हम पढ़ चुके हैं वीर काव्य, ऐतिहासिक काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य और आज हम अध्ययन करेंगे नाटक, जिसे इंग्लिश में ड्रामा कहा जाता है। अध्याय संख्या 5 संस्कृत साहित्य का विषय, संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय के अंतर्गत। तो नाटक में हम पढ़ेंगे नाटक का उद्गम, नाटक उत्पत्ति के विभिन्न मत और नाटक का विकास। तत्पश्चात हमें पढ़ना है प्रमुख नाट्यकार और उनके नाट्यशास्त्र के ग्रंथ। तो नाटक का उद्गम किस प्रकार से हुआ? तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में जो नाटक की परंपरा है, नाट्य साहित्य की जो परंपरा है अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत विकसित और प्रौढ़ है। इसकी जो लगातार चली आ रही परंपरा है, जिसे अविच्छिन्न परंपरा कहते हैं। भारत के महाकवि भास से लेकर, कब से लेकर? महाकवि भास से लेकर, महान नाट्यकार भास से लेकर आधुनिक युग तक चली आ रही है। संस्कृत साहित्य की अन्य शाखाओं की अपेक्षा जो नाटक है अत्यंत लोकप्रिय है, नाटकों की लोकप्रियता अधिक है। एक श्लोक भी है, पढ़ा भी होगा हमने, सुना भी है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सुंदर होते हैं, काव्यों में नाटक सुंदर होते हैं। तो कालिदास, महाकवि कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके विषय में यह उक्ति है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य होते हैं, रमणीय होते हैं, सुंदर होते हैं। तत्र रम्या शकुंतला, और उन नाटकों में भी जो शकुंतला का स्थान है, अभिज्ञान शाकुंतलम का स्थान है, वो अनुपम है। तब हम कह सकते हैं कि काव्यों में संस्कृत साहित्य की अन्य शाखाओं की अपेक्षा जो नाटकों की लोकप्रियता है काव्य में अधिक रही है। नाटक को कवित्व की चरम सीमा मानकर आचार्यों ने इसके महत्व को सिद्ध किया। नाटकांतर कवित्वम क्यों कहा? क्योंकि नाटक हमेशा रंगमंच पर अभिनीत होते हैं। इनकी उपयोगिता सार्वजनिक थी। नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं और इनकी जो लोकप्रियता है, इनकी उपयोगिता है, वो सार्वजनिक थी। संस्कृत साहित्य में नाटकों का लेखन प्रारंभ काल से, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और इसके जो सूत्र हैं वो वेदों में भी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हमने देखा होगा यक्ष यक्षिणी संवाद, यम यमी संवाद, उर्वा उर्वशी संवाद, ये सारे नाटक की कला को अभिव्यक्त करते हैं, नाटक की उपयोगिता को बताते हैं। आगे हम कह सकते हैं कि वैदिक युग में
संगीत का भी अत्यधिक विकास हो रहा था। जैसे हम देखते हैं सामवेद, सामवेद तो संगीत के कारण ही प्रसिद्ध था। भारत में जो नाटक है वो वेदकालीन नृत्य माना जाता था। भारतीय नाटक का जो बीज है वेदकालीन नृत्य में ही माना जाता है। हमने देखा वीर काव्य, रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक काव्य, महाकाव्य, रामायण और महाभारत में भी कई स्थानों पर नाटक के कई उपकरणों का उल्लेख मिलता है। रामायण के अनेक प्रसंगों में जैसे सैलूस, नट, नर्तक, इनका उल्लेख किया गया है। और महाकवि वाल्मीकि ने भी कहा था कि जिस जनपद में राजा नहीं रहता, जिस जनपद में राजा नहीं रहता, वहाँ नट एवं नर्तक सुखी नहीं रह सकता। या कह सकते हैं कि जिस जनपद में राजा नहीं होता है वहाँ नट और नर्तक सुखी नहीं रहते हैं। हरवंश पुराण महाभारत का ही अंश है, जिसमें रामायण की कथा को नाटक के रूप में प्रदर्शित करने का वर्णन हमें मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी नट सूत्रों का वर्णन हमें मिलता है। तब हम कह सकते हैं कि नाटकों का जो विकास है वो पाणिनि से पूर्व समृद्ध रूप से, सुदृढ़ रूप से हो चुका था। पाणिनि से पूर्व नाटकों का इतना विकास हो चुका था कि उनके नियमन के लिए नट सूत्रों के निर्माण की आवश्यकता हो गई थी। तब हम कह सकते हैं कि नाटकों का जो इतिहास है, नाटकों का जो उद्गम है, प्राचीन है। अब हम बात करते हैं नाटक उत्पत्ति के विषय में। विभिन्न मत, भिन्न भिन्न विद्वान नाटक उत्पत्ति के विषय में किस प्रकार से मानते हैं। तो नाटक उत्पत्ति के विषय में पहला जो मत है, जो विद्वान है, पहली बात तो यह है कि जो विद्वान है, अनेक विद्वान हैं, वो एक मत नहीं है। भिन्न भिन्न विद्वानों का जो मत है वो अलग अलग है। डॉक्टर रिजवी ने भारतीय नाटकों की जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति का स्रोत वीर पूजा में माना। किसमें माना? वीर पूजा में, डॉक्टर रिजवी ने। उनके अनुसार नाटक प्रणयन की जो प्रवृत्ति है तथा सूत्र है वो मरे हुए वीर पुरुषों के प्रति आदर दिखाने की इच्छा से जागृत हुई नाटकों की उत्पत्ति। दूसरा मत है डॉक्टर कीथ। तो डॉक्टर कीथ के अनुसार प्राकृतिक परिवर्तनों को जनता के समक्ष मूर्त रूप देने और प्रदर्शित करने की अभिलाषा के कारण नाटकों की उत्पत्ति हुई। जर्मन विद्वान पेसेल के अनुसार नाटकों का जो उद्भव है वो पुतलिका नृत्य से माना। जो कठपुतलियों का नृत्य होता था वही नाटकों की उत्पत्ति, उद्भव का स्रोत है, डॉक्टर जर्मन विद्वान पेसेल के अनुसार। जब हम आगे बात करते हैं तो कुछ विद्वानों ने नाटक की उत्पत्ति छाया नाटकों से हुई है ऐसा भी माना है।
कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति मैपोल नृत्य से मानते हैं। कुछ भारतीय और पश्चिमी विद्वान नाटक की जो उत्पत्ति है उसको वेद मूलक मानते हैं कि वेदों से ही, वेदों में जो अनेक सूक्त हैं उनमें एक से अधिक वक्ता है, उन सूक्तों को संवाद सूक्त कहा जाता है। संवाद सूक्त कहा जाता है तब वेद मूल ही, यानी वेदों का जो मूल है वही नाटक की उत्पत्ति का विषय रहा है। भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं, आचार्य भरत, तो भरत मुनि ने भारतीय नाटकों के संबंध में जो विचार व्यक्त किए वे हमें अधिक सटीक दिखाई देते हैं। आचार्य भरत का जो मत था वो यह था कि सांसारिक मनुष्यों को अत्यंत दुखी देखकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर एक ऐसे वेद का निर्माण करने की प्रार्थना की, एक ऐसे वेद की रचना करने की प्रार्थना की जो वेद अध्ययन के अनाधिकारी लोगों के लिए भी उपयोगी हो। और ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाट्य वेद नाम के पंचम वेद की रचना की। तब नाटक उत्पत्ति के विषय में जो प्रामाणिक मत है वो हम आचार्य भरत मुनि के मत को ही मानते हैं। आगे हम बात करते हैं नाटक का विकास। नाटक का विकास क्रम किस प्रकार से आगे बढ़ा। तब हम कहते हैं विद्वान जो संस्कृत साहित्य के नाटक हैं उन संस्कृत साहित्य के नाटकों पर ग्रीक यानी कि यवन नाटकों का प्रभाव मानते हैं। लेकिन संस्कृत नाटक ग्रीक नाटकों की तरह संकलन तरह के सिद्धांत का पूर्णतः परिपालन नहीं करते हैं और संस्कृत साहित्य के नाटकों में दुखांतता का अत्यंत अभाव रहता है, क्योंकि संस्कृत साहित्य के नाटकों का जो अंत है वो सुखांत है, सुखपूर्वक है। रंगमंच की दृष्टि से भी संस्कृत साहित्य के नाटक ग्रीक नाटकों से हमेशा भिन्न रहे, क्योंकि ग्रीक नाटकों में किसी भी प्रकार के रंगमंच का विधान नहीं होता। खुले आसमान के नीचे वो मंचन करते हैं नाटकों का। लेकिन संस्कृत नाटकों में जो अभिनय होता था वो रंगशालाओं में होता था। नाटकों के लिए रंगशालाएं होती थी, नाट्यशालाएं होती थी। राजाओं की राजधानियों में भी नाटकों के प्रदर्शन के लिए रंगमंच के जो स्वरूप थे, रंगमंच के स्वरूप विधान का विस्तार पूर्वक विचार प्राप्त होता है। राजा नाट्यशाला का निर्माण करते थे, रंगशालाओं का निर्माण करवाते थे, वहाँ रंगमंच पर नाटकों की प्रस्तुति होती थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत साहित्य के नाटक हैं वो ग्रीक नाटकों से सर्वथा भिन्न है। संस्कृत नाटकों की जो परंपरा है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से ही हमें प्राप्त होने लगती है साहित्यानुसार। भास्कृत 13 नाटक जिनका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ, तो भास का जो समय है ईसा पूर्व 4th शताब्दी के आसपास है।
इनके नाटकों का जो कथानक है रामायण पर आधारित है, महाभारत पर आधारित है, जन श्रुतियों पर भी आधारित है। इसके अलावा शुक्लवास वदत्तम है। भास के बाद महाकवि कालिदास के नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटकों की संज्ञा में है। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटकों की श्रेणी में प्रथम है। महाकवि अशु घोष के द्वारा लिखे हुए 3 नाटक हैं, जिनमें 2 अब भी अधूरे हैं। एक 9 अंकों का है, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस नाटक। इसके अलावा संस्कृत में अनेक ऐसे नाट्यकार हुए जिन्होंने भिन्न भिन्न नाटकों की रचना की। भवभूति बौद्ध आचार्य दिग्नाथ, जिन्होंने कुंदमाला नामक नाटक लिखा, जिसके 6 अंक हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संस्कृत नाटकों की एक अखंड परंपरा रही है और संस्कृत नाटकों का जो विकास है वो प्रथम शताब्दी से ही हमें दिखाई देता है और धीरे धीरे उत्तर नाटकों का जो विकास है वो अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचता रहा। लोगों के मनोरंजन के लिए रंगशालाओं में नाटकों का मंचन किया जाता था। विभिन्न ऐतिहासिक धार्मिक घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए नाटकों का मंचन किया जाता था। इस प्रकार से नाटकों का विकास क्रम है। आगे हम पढ़ेंगे भिन्न भिन्न नाट्यकारों ने किस किस प्रकार से नाटकों की रचना की। अगले अध्याय में देखते हैं। धन्यवाद।